गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला तक हम लोग स्टडी कर लिए हैं, है ना। अब कुछ कुछ बच्चों उसमें ज्योमेट्रिकल फिगर के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। ज्योमेट्रिकल फिगर के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। सपोज दैट आपसे अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स दे दे, लेट सपोज दैट पॉइंट ए दे दे कुछ, है ना, पॉइंट दे दे बी, सी और डी, और ये पूछे कि ये चेक कीजिए ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो इसको चेक करना है बच्चों कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये आपको पता करना है कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है या रोम्बस है, ये सब वगैरह चेक करना है। या फिर आपके पास 3 पॉइंट दे और क्या कहें कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या स्केलेन ट्रायंगल है या फिर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इस तरह से कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पूछ सकता है हमसे, है ना। तो इस तरह के अगर ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पूछेगा तो उसको हम लोग रिप्लाई कैसे देंगे, मतलब उसको बनाएंगे कैसे। इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आना चाहिए। वैसे भी हम लोग क्या बोले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन दिस बी डील्स अबाउट द ज्योमेट्रिकल फिगर यूजिंग कार्टेशियन फॉर्म, है ना। तो चलिए देखते हैं कोई भी चीज को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। अगर आपके पास आ गया सबसे पहले ट्रायंगल, सॉरी आइसोस्केलेस, है ना। ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए आगे सबसे पहले क्या कंडीशन आ सकता है, आइसोस्केलेस आ सकता है ना। स्केलेन तो आएगा नहीं, स्केलेन में तो सब साइड अनइक्वल है, इसका मतलब स्केलेन है। चाहे ये भी लिख लीजिए, स्केलेन का ही लिख लीजिए। अगर सबसे पहले अगर आपको स्केलेन प्रूव करने के लिए दे, यानी कि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा एबीसी, तो ना तो AB इक्वल टू BC होगा और ना तो AB इक्वल टू AC होगा और ना ही AC इक्वल टू BC होगा, यानी तीनों साइड आपस में अनइक्वल होंगे। तीनों साइड आपस में क्या होंगे बच्चों, अनइक्वल होंगे, तो स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। अच्छा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल को अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो हमें क्या सिर्फ चेक करना होगा, हमें सिर्फ 2 साइड निकालना होगा। AB निकाले, फिर AC फाइंड आउट करेंगे, फिर BC फाइंड आउट करेंगे। यदि AB इक्वल टू AC आ जाए और AC इक्वल टू BC आ जाए और AB इक्वल टू BC आ जाए, ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन हो गया, ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन हो जाएगा तो हमारा आइसोस्केलेस हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 3 पॉइंट दिया हुआ है तो तीनों पॉइंट से आप 3 साइड बना करके 3 साइड निकाल लीजिए, है ना। 3 पॉइंट दिया हुआ है तो एक साइड 2 साइड 3 साइड बनेगा, तीनों साइड का आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकालने के बाद यदि 2 साइड आपस में बराबर है, कोई भी 2 साइड आपस में बराबर है तो आपको आइसोस्केलेस हो जाएगा। अच्छा, इसी में आपको अगर बोल देगा, इसमें बोल देगा कि ये भी चेक कीजिए कि पाइथागोरस, मतलब पाइथागोरस करें कि राइट एंगल ट्रायंगल भी है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, हालांकि इसी में नहीं, उसके लिए हम आगे देख लेते हैं। पहले ये देखो, स्केलेन के लिए क्लियर है, उसके लिए क्लियर है, आइसोस्केलेस के लिए क्लियर है। इक्विलेटरल के लिए तो बताने की आवश्यकता है नहीं कि इक्विलेटर में क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, एकदम तीनों आ जाना चाहिए। ये आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड वन इक्विलेटरल। थर्ड वन के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, इक्विलेटरल। अगर ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो हम साइड निकालेंगे, साइड को चेक करेंगे। अगर तीनों का तीनों अनइक्वल है, स्केलेन 2 साइड इक्वल है, कोई भी 2 साइड इक्वल है, आइसोस्केलेस तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल। अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पूछेगा तो हम लोग क्या चेक करेंगे, है ना, ABC, कोई भी साइड, हम इसको आगे पीछे के भी करके लिख सकते हैं। कोई यहाँ पे कहेगा सर हम यहाँ पे B लिखना चाहते हैं, यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको चेक करना है कि किसी भी कोई भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड का स्क्वायर तीसरे साइड का स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल में 2 साइड के सम का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का सम, 2 साइड के स्क्वायर का सम यदि तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या कि क्या सही में 2 साइड का स्क्वायर का सम कर रहे हैं तो तीसरे साइड के बराबर आ रहा है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोस्केलेस और राइट एंगल दोनों एक ही साथ पूछा जाता है। आइसोस्केलेस और राइट एंगल ये चेक किया जाता है कि चेक कीजिए कि आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप आइसोस्केलेस चेक कीजिएगा 2 साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जैसे अगर 2 साइड इक्वल आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम चेक कीजिएगा कि क्या कोई भी 2 साइड का सम, कोई भी 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हाँ है तो हमारा राइट एंगल भी होगा और आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी होगा। तो ये था बच्चों आपका ट्रायंगल का फॉर्म, यानी ट्रायंगल को चेक करने के लिए आप ये मेथड यूज कीजिएगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। अब हम किस पे आते हैं, क्वाड्रिलेटरल पे। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, ये तो ज्यादा प्रॉपर्टी पे ही है। ये किस पे बच्चों, प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी को तो याद ही रखना है, प्रॉपर्टी को ही तो याद रखना है। अगर आपको आ गया पैरेललोग्राम,
अगर आपको आगे पैरेललोग्राम चेक करना है, कोई भी कोऑर्डिनेटर क्या प्रूव करना है बच्चों पैरेललोग्राम, तो आप कहिएगा कि सर अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसको ए मान रहे हैं, बी मान रहे हैं, सी मान रहे हैं, डी मान रहे हैं, तो ए बी इजकल टू डी सी आना चाहिए एंड यानी कि सिर्फ एक ही चीज आना चाहिए, ए डी इजकल टू बी सी आना चाहिए, यानी अपोजिट साइड इक्वल। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गया तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गया तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। यानी कोई भी कोऑर्डिनेटर लेगा तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, अगर वो दोनों इक्वल है फिर ये दोनों निकालेंगे, ऐसा करेंगे हम चारों डिस्टेंस निकालेंगे। चारों डिस्टेंस निकालने के बाद फिगर पे फॉर्म करके देखेंगे, अगर अपोजिट साइड फिगर बनाएंगे फिर अगर देखेंगे कि अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है तो क्या हो गया बच्चों पैरेललोग्राम हो गया। अगर इसी में पूछेगा रेक्टेंगल, अगर क्या पूछेगा रेक्टेंगल, तो ये तो होना चाहिए अपोजिट साइड इक्वल तो होना चाहिए प्लस डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपके पास AC इक्वल टू BD होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों AC इक्वल टू BD। तो एक लाइन में अगर हम कहें कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अपोजिट साइड इक्वल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रेक्टेंगल भी लाना है तो सबसे पहले अपोजिट साइड इक्वल लाएंगे, सबसे पहले क्या लाएंगे बच्चों अपोजिट साइड इक्वल, और फिर चेक करेंगे डायगोनल इक्वल है या नहीं है, क्योंकि वो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है ना कि डायगोनल आपस में इक्वल है। तो डायगोनल अगर आपस में इक्वल हो गया अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल, नहीं तो रेक्टेंगल नहीं, यानी इसमें आपको दो काम और करना पड़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अगर आप रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस में आपको चाहिए ए बी सी डी ऑल साइड इक्वल चाहिए आपको। क्या चाहिए बच्चों रोम्बस में आपको ऑल साइड इक्वल चाहिए। ऑल साइड इक्वल कहने का मतलब आपको आना चाहिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ए सभी के सभी इक्वल आ गए तो आपका रोम्बस हो गया। अच्छा तुरंत कह देगा कि हमको स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर में हम क्या करेंगे फिर डायगोनल इक्वल, फिर से वही चीज डायगोनल इक्वल, तो ये हमारा बन जाएगा क्या स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया रोम्बस के लिए आपको चाहिए सिर्फ ऑल साइड इक्वल, और स्क्वायर के लिए आपको ये दोनों का दोनों चाहिए। स्क्वायर के लिए क्या चाहिए बच्चों आपको दोनों का दोनों। तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम ये कर सकते हैं कि सर अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड इक्वल ले आएंगे, रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि पहले अपोजिट साइड इक्वल लाएंगे, उसके बाद हम लोग डायगोनल को भी इक्वल चेक करेंगे। अच्छा अगर हमें रोम्बस को चेक करना है ना, रोम्बस चेक करना है तो हम चारों साइड इक्वल लाएंगे तो रोम्बस, यानी चारों साइड इक्वल होगी तो रोम्बस। अगर बोल देगा नहीं स्क्वायर भी चेक करना है तो हम चारों साइड इक्वल भी लेंगे और डायगोनल भी इक्वल लेंगे। डायगोनल भी क्या लेंगे बच्चों इक्वल लेंगे, तो हमारा आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया है ना। पैरेललोग्राम ऑल साइड अपोजिट साइड इक्वल, रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल प्लस डायगोनल इक्वल, रोम्बस ऑल साइड इक्वल, स्क्वायर ऑल साइड इक्वल प्लस डायगोनल। क्लियर। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, है ना। सब चीज को पॉज करके हमेशा नोट डाउन करिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 18 है 645272, है ना। ये है आपके पास, ठीक था 64, बी है आपके पास 5,-2, बी है आपके पास 5,-2 और 7,2 है ना, 7,2, 7,-2 ये भी है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है ये आपको बताना है, विच ट्रायंगल है ना, सो दैट हाँ फाइंड आउट विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। हाँ ये किस टाइप का ट्रायंगल है आपको पता करना है बच्चों। तो किस टाइप का ट्रायंगल है आपको पता करना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप निकालिएगा डिस्टेंस। आप क्या निकालिएगा बच्चों डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले आपको इस तरह से बना लीजिए, ए 64, बी 5,-2, सी 7,-2, यानी ए बी से आपके पास मिल गया है ना। अगर ए बी से आपके पास मिल गया तो इसका आप क्या निकालिएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालिए ए बी का, है ना। तो ए बी का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस निकालना तो आपको अब आ गया ना बच्चों। डिस्टेंस निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर और 4 + 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 + 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से
ए बी इक्वल टू 1 प्लस 6 है ना, इसको यहीं पे सॉल्व करो ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे यहाँ पे। 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 यानी क्या आ गया 37 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का डिस्टेंस आ गया बच्चों √37। अगर हम BC निकालते हैं, तो BC का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 - 7, 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 तो -2 तो -2 तो कैंसिल हो जाएगा। देखो -2 -2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी -2 + 2 कैंसिल आउट, तो सिर्फ यही रह जाएगा। तो 5 - 2 कितना आएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे सिर्फ 4 है ना, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 4। अच्छा अब हम निकाल लेते हैं AC, तो अगर हम AC को फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो AC हमारे पास क्या जाएगा 6 - 7 क्या जाएगा बच्चों 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 यानी कि ये भी प्लस हो गया, 4 -2 प्लस 2 हो गया, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 1 + 36 है ना, तो यानी ये भी आपके पास आ गया क्या 37 आ गया। यानी कि आप यहाँ से एक चीज ध्यान दे रहे हैं बच्चों, AB और AC बराबर आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे आपके पास AB और AC आपस में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर AB = AC आपस में इक्वल है, सो इट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, ट्रायंगल। अच्छा हम एक सेकंड के लिए इसका हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का भी क्राइटेरिया चेक कर लें कि दो का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो अगर एक का स्क्वायर आपके पास 37 है और दूसरे का 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और तीसरे का हो गया 37, तो नहीं, ये तो साफा है कि किसी को भी हम ऐड करेंगे तो किसी के स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा। यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करेंगे तो भी BC का स्क्वायर नहीं आएगा, या फिर इन दोनों का भी स्क्वायर ऐड करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आइसोस्केलस ट्रायंगल है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या है ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। बस ये चेक करना था कि कौन सा ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं इट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या लिख सकते हैं बच्चों, इट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको चेक करना है, इसमें आपको चेक करना है रेक्टेंगल का चेक करना है ना। आपके पास 4 वर्टेक्स दिया हुआ है 0.-1 सो दैट 4.0.-167 -2, 3 and 8, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दिया है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या निकालना है बच्चों, इसका एरिया भी निकालना है ना, आपको इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो काफी इसी तरीका से हो जाएगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या था आपके पास कि सर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी करने के लिए हमें अपोजिट साइड पहले इक्वल ले आएंगे, है ना। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गया इसका मतलब पैरेललोग्राम हो गया। अब जब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे तो हमको डायगोनल भी चेक करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, डायगोनल भी चेक करना होगा। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया तो उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। फिर जैसे रेक्टेंगल क्या है उसका तो एरिया निकल जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट अगर निकाले हैं तो लेंथ और ब्रेथ तो वहां से फाइंड आउट हो जाएगा, तो हमारा एरिया आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। चलिए देखते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं ना, पहले एक फिगर कंसीडर कर लेते हैं, इसे समझने में इजी होगा, है ना। इसको ले लेते हैं A B C और ये D। जिस तरह से ABCD लिए उस तरह से पॉइंट को पुट आउट करते जाइए, अलग अलग एकदम नहीं कीजिएगा एकदम, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट इधर उधर नहीं करना है। पहले 0.1 लिए तो 0.1, उसके बाद 6.7, उसके बाद -2, 3 और उसके बाद 8, 3, है ना। इसको ऐसे लिख दो, D आगे लिख दो, 8, 3 पॉइंट एकदम आगे पीछे नहीं लिखना, ये ध्यान रहे। तो अब आपके पास एक फिगर आ गया ABCD और जिसमें A B C D सबका हम कोऑर्डिनेट डिनोट कर दिए। अगर आप ये ले आते हैं AB = DC और DC = BC, है ना, अपोजिट साइड इक्वल ले आते हैं तो वहां पे आपको तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां से अगर निकाला जाए AB, यहाँ पहले लिख लो लेट पॉइंट A = है ना, ये पॉइंट B 6, 7, है ना। मेंशन पहले कर लेंगे ना क्योंकि इसका तो नहीं दिया हुआ मेंशन में, एंड D 8, 3। चलिए अब साइड निकालते हैं। पहले क्या निकाले, AB को ही निकालो। देखो बच्चों हम डायरेक्ट निकालेंगे, है ना। अब हम जो साइड निकालेंगे वो डायरेक्ट निकालेंगे, देखिएगा। तो AB की अगर हम साइड निकालेंगे तो 0 - 6 का स्क्वायर, -1 - 7, -8 का स्क्वायर, बस। तो आपके पास आ गया 6 का स्क्वायर 36, 64, यहाँ पे आ गया आपका 10, है ना। यहाँ पे जो AB का वैल्यू आ गया बच्चों वो आपका हो गया √10। अच्छा अगर हम निकालते हैं DC का वैल्यू, तुरंत हम DC का निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर सेम होगा तभी ना हम आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे हो गया 8 - 2, तो 8 माइनस प्लस हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 3 - 3 0, तो ये भी तो आपका 10 का स्क्वायर, तो ये भी तो आपका 10 हो गया, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल आ गया, AB इक्वल टू DC, DC इक्वल आ गया है ना बच्चों। अब AB DC आ गया, तो अब हम तुरंत निकालेंगे AD और BC। अब हम तुरंत क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे AD एंड BC निकालेंगे। तो चलिए, अगर AD की बात कर लें, AD का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0 0 - 8, यानी 0 - 8 8 का स्क्वायर और प्लस -1 - 3 यानी -4 का स्क्वायर, है ना। -1 - 3 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 64, और 64 प्लस 16 आपके पास हो जाएगा 80 हो जाएगा डायरेक्ट, हाँ, रूट अंडर 80। तो रूट अंडर 80 को हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, अच्छा इसको इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। AD निकल गया, BC निकालते हैं। BC देखिए, BC 6 माइनस प्लस, तो 8 का स्क्वायर हो गया, 7 - 3 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये भी आपका क्या आ गया √80 आ गया। चलिए, तो यहां से हमारे पास एक चीज हो गया ना, सर हेयर AB इज इक्वल टू DC, है ना, और इसको लिख देते हैं अगर लिखना है तो 10 यूनिट, एंड AD इज इक्वल टू BC, ये कितना आ गया √80 यूनिट, है ना। अपोजिट साइड इक्वल हो गए बच्चों, तो जैसे अपोजिट साइड इक्वल हो गए तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल हो गए तो लिख सकते हैं क्या बच्चों, पैरेललोग्राम। हालांकि इसको नहीं भी मेंशन कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल आ गया ना, हमें तो इक्वल आने से मतलब है, हमें तो इक्वल आने का मतलब है। सो ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD हमारा क्या हो गया बच्चों, पैरेललोग्राम हो गया। आप पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना, डायगोनल चेक करेंगे, तुरंत डायगोनल चेक करेंगे, डायगोनल बनेगा हमारा AC BD, AC निकालो बच्चों, AC 0 - 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, -1 - 3 -4 का स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 और 16 20, रूट अंडर 20 हो गया। अच्छा, AC के बाद BD निकालते हैं, BD हो गया 8 - 6 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 -7 4 का स्क्वायर, तो ये भी तो आ जाएगा 16 4 20। हेयर AC इक्वल टू BD, अब हमारे पास क्या आ गया, डायगोनल भी इक्वल आ गया, अपोजिट साइड पे इक्वल था ही था, डायगोनल भी आ गया, तो लिख सकते हैं हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमारे पास क्या आ गया, अपोजिट साइड भी इक्वल आ गया, डायगोनल भी इक्वल आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। कहानी क्लियर, ये समझने को कोई दिक्कत नहीं था। यानी कि अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, यानी अपोजिट साइड इक्वल आएंगे, उसके बाद तुरंत चेक करेंगे कि हमारे पास डायगोनल इक्वल है या नहीं। यहाँ पे लिख लो डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल, हम तुरंत चेक करेंगे डायगोनल हमारा इक्वल है या नहीं है। जैसे हमारा डायगोनल इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ABCD हमारा रेक्टेंगल है। अच्छा, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और कहा था, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, एरिया में हमारे पास क्या है, देखो AB हमारा एक लेंथ का काम करेगा और BC क्या काम करेगा, ब्रेथ का। एरिया निकाल लीजिए, है ना। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा L इंटू B, L का वैल्यू 10 √80, हमारे पास 10 √80 हो जाएगा। अच्छा, 80 को भी सॉल्व कर लो ना, तो 16 √5 यानी 4 निकल जाएगा यहाँ से, है ना, तो हो जाएगा 40 √5। जो आपका एरिया है बच्चों ट्रायंगल का वो आ जाएगा 40 √5, है ना। जो एरिया का ट्रायंगल है वो क्या है बच्चों, 40 √5 यूनिट स्क्वायर भी लिख लीजिए यहाँ पे आप, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है इसका। कोई दिक्कत नहीं, खास दिक्कत नहीं। तो एरिया निकालना तो चलिए माइनर सा काम दे दिया, आगे हम आगे बना लिए। मेन काम था रेक्टेंगल प्रूफ करना। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होगा, अपोजिट साइड इक्वल निकालेंगे, अपोजिट साइड इक्वल था, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट इसका डायगोनल चेक करेंगे, डायगोनल भी इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, और ये प्रूफ हो गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन में क्या है कि प्रूव दैट द पॉइंट 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। एक बार मैच कर लेते हैं बुक से भी, देख लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा ना बच्चों तो ये हो जाएगा,
हाँ 3 0 4 5 -1 -4 -2 -1, हाँ ठीक है। टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए रोम्बस। अच्छा ये रोम्बस बना रहा है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, फिर सेम कंडीशन। अब रोम्बस का क्राइटेरिया आपको चेक करना है। तो रोम्बस कब होता था, जब चारों साइड इक्वल हो गया तो आपका रोम्बस अपने आप हो गया। जब आपका क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, वो रोम्बस हो जाएगा। यानी कि हम इसमें चारों का साइड निकालेंगे, और जैसे चारों साइड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं चारों साइड। तो सबसे पहले एक फिगर बना लें, इसका ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये हो गया ए बी सी डी, है ना। ABCD एक फिगर है। ए का नाम देते हैं 3 0, तो ऑर्डर में लेना बच्चों 4 5 -1, -4 -2, -1, है ना। तो लिख दिए, लेट ए आपका 3 0 हो गया, बी आपका 4 5 हो गया, सी आपका -1 4 है, और डी है आपका -2 -1। फॉर्म से क्वाड्रिलेटरल। अभी तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, प्रॉपर्टी चेक करेंगे तभी हम लोग रोम्बस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी चेक करेंगे तब रोम्बस के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। अच्छा अब आपको इसका प्रॉपर्टी चेक करना, तो जल्दी से इसका प्रॉपर्टी चेक करो ना, यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इधर ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले निकालना होगा ए बी। देखो बच्चों डायरेक्ट निकालेंगे, फिर से हम लोग फिर से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, है ना। ए बी का बात करें तो 3 - 4 यानी कि -1 का होल स्क्वायर, और 0 - 5 यानी कि -5 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। डायरेक्ट इसको लिखो ना, यहाँ पे डायरेक्ट होगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 1 26। देखिए अब सबका 26 ही आएगा। ए बी हो गया। अब बी सी निकालेंगे। बी सी 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 - 4, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 26। बी सी के बाद क्या हो गया, सी डी को लिए -1, देखो यहाँ से -1 -2 यानी कि यहाँ पर 3 हो गया, 3 हो जाएगा ना। -1 और -2, सॉरी -1 -2 +2 यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या किया, -1 और -+ 2 हो जाएगा, हाँ, का स्क्वायर प्लस 4 -1 इन 5 का हो जाएगा यहाँ पे। तो -1 + 1 तो 1, 5 का स्क्वायर फिर से 26। अब निकालेंगे डीए। तो डीए में भी क्या हो जाएगा, -2 -3 -5 का होल स्क्वायर। अच्छा -1 -0 यानी -1 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर से हमारे पास क्या आ गया, 26 हो गया। यानी देखो ना यहाँ पे तो वैरायटी का आया है बच्चों। यहाँ पे देखो -5 भी आया, 5 भी आया, -1 भी आया, +1 भी आया, यानी वैरायटी पे आया। लेकिन आप -1 का स्क्वायर करो चाहे +1 का स्क्वायर करो, बात तो बराबर है। 5 का स्क्वायर करो या -5 का स्क्वायर करो, बात तो बराबर है। तो हर केस में आपको क्या हो गया, √26 आ गया ना। चलिए तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ऑल साइड आर इक्वल, है ना। All sides are equal, hence ABCD is rhombus। तो दिक्कत नहीं, ये प्रूफ हो गया, है ना। प्रूफ यही ना प्रूफ करना था कि हमारा रोम्बस है। अब एक काम हमको और बढ़ा दे बच्चों, अब इसका निकालना है हमको, एरिया भी निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो आपको याद है रोम्बस का एरिया कैसे निकालते थे हम लोग, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा भी बताइए, रोम्बस का एरिया कैसे निकालता था। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू d1 इंटू d2। क्या होता है बच्चों, d1 इंटू d2। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी d1 क्या है, डायगोनल फर्स्ट, d2 क्या है, डायगोनल सेकेंड। इसका मतलब है कि आपको डायगोनल फाइंड करना है ना बच्चों। इसका मतलब ये है कि आपको डायगोनल पता करना, तभी आप काम कर सकते हैं, तो नए काम कर सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं डायगोनल पता कर लेते हैं, कहाँ पता कर ले, पता कर लें, जल्दी से पता हो जाएगा डायगोनल। ए सी क्या लगेगा, सी तुम जल्दी जल्दी बताओ, √3 -1 तो 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4, -4 का होल स्क्वायर, 16 16 32, है ना। तो 16 का 16 32 हो गया, तो 16√2 इसको लिखते हैं, यानी 4√2। तो दिक्कत है यहाँ पे, हम डायरेक्ट लिख दिए बच्चों। देखो 16 + 16 क्या 32, 32 का लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। चलिए अच्छा बीडी भी निकालो, बीडी भी तो निकलेगा।
4 माइनस माइनस प्लस यानी 6 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस में फिर से 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया क्या आपके पास 36 आपके पास क्या हो जाएगा 36 72 72 नहीं 6√2 है ना जाएगा बच्चों, यानी कि आपका 6√2। अरे 4 है, 4 का स्क्वायर 4 तो बाहर निकल गया, 6 का स्क्वायर 6 बाहर निकलेगा, सिर्फ हमारा √2 बचेगा। तो आपके पास आ गया AC भी आ गया, BD भी आ गया। अब आप यहाँ पे पुट कीजिए AC इंटू BD आपके पास आ गया 4√2 6√2 डायगोनल 1 AC मान लिए 4√2 डायगोनल 2 BD मान लिए 6√2। अच्छा यहाँ से √2 तो भाई साहब कैंसिल हो गया, √2 2 4 और 4 24 यूनिट स्क्वायर। क्या है बच्चों देखो √2 2 हो गया, 2 दूनी 4 इंटू 6 24 यूनिट स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल में भी था और एरिया निकालने के लिए इसमें भी था। तो आपका रोम्बस प्रूफ हो गया। कॉन्सेप्ट क्या था कि सर रोम्बस प्रूफ करना है, हमको चारों साइड इक्वल दिखा देंगे और रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। अब इसी में आगे कहता है स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बच्चों, मान लीजिए ये रोम्बस नहीं रहता, चेक करने के लिए कहता कि रोम्बस है या स्क्वायर है। अगर हमें चेक करने के लिए कहता कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है या स्क्वायर, जैसे चारों साइड इक्वल हो गए तो हमारा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल तो कहानी खत्म हो गया। चारों साइड इक्वल हुआ इसका मतलब हम समझ गए या तो रोम्बस होगा तो स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर तभी होगा जब डायगोनल इक्वल होगा, तो तुरंत डायगोनल निकालेंगे। तो देखो डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल इक्वल नहीं है और डायगोनल इक्वल नहीं है इसका मतलब हमारा क्या है रोम्बस। अगर डायगोनल इक्वल आ जाता तो हम लोग बोल सकते थे स्क्वायर है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ 2 वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा 2 वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0,0 एंड 3,-3 फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स दिया हुआ, आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करके इसको सबसे पहले खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, है ना। वीडियो पॉज कीजिए और इसको खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा उसके बाद तो हम हैं ही, है ना। तो चलिए अब तो आप लोग ट्राई करके भी देख लिए होंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। हमेशा वीडियो ट्राई करने की कोशिश कीजिए बच्चों, जब तक खुद से नहीं ट्राई कीजिएगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसको थोड़ा सा अगर हम फिगर बनाने का कोशिश करें तो इसको लिख देते हैं हम 0 0 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 3, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिए C तो हमें पता ही नहीं, C तो हमें क्या है बच्चों पता ही नहीं, C निकालना है। तो लेट C को वैल्यू मान लेते हैं x बाई, है ना। लिखेंगे लेट A 0 0 B 3,√3 C R vertices of इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो 2 वर्टेक्स दिया हुआ है हमको तीसरा वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। 2 वर्टेक्स दिया हुआ है हमें तीसरा वर्टेक्स फाइंड आउट करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे बच्चों, आपके पास क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं वही कॉन्सेप्ट। इस स्पेस को रहने देते, जब जरूरत होगा तो इसको लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सर AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, है ना। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, आपके पास 3 इक्वेशन आ गया। अब 2 इक्वेशन आ गया ना, मतलब 2 बार इक्वल है। तो अब 2 पार्टिकुलर इसको लीजिए, AB इज इक्वल टू AC को पहले लीजिए, है ना। पहले लेते हैं हम AB इज इक्वल टू AC कर लेते हैं। तो AB का डिस्टेंस क्या, AB का डिस्टेंस ये 0 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट लिखें 3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं। AB की बात करें तो 0 - 3 का होल स्क्वायर, फिर 0 - 3, फिर ये 0 - √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया क्या AC कहाँ, AC ये है 0 - x यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो आ गया। तो स्क्वायर टर्म कैंसिल, 9 + 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि 12 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। एक इक्वेशन हमारा बहुत सिंपल तरीका से आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब AC इज इक्वल टू BC करते हैं, है ना। अब AC इज इक्वल टू हम कर देते हैं BC, तो AC का वैल्यू क्या होगा वही से AC का डिस्टेंस क्या होगा x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, और BC कहाँ है यहाँ 3 - x और √3 - y, √3 - y का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट फिर से कैंसिल हो गया, यहां से आ गया
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आ गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू 6x और प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 वाई। कोई खास दिक्कत यहाँ पे नहीं है बच्चों। इसको हम तो देख क्या किए हैं, एक्सपेंड किए हैं। अरे तो उसी तरह हो गया ना जो हम लोग कल क्वेश्चन किए थे, सर्किल में सेंटर निकालने वाला, सर्किल में सेंटर निकालने वाला उसी तरह से किए थे कि तीनों रेडियस आपस में बराबर होगा, तो इक्वेशन करके सॉल्व कर दिए। तो सेम टू सेम आप क्वेश्चन वही हो गया बच्चों, कॉन्सेप्ट अलग रहा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये तीनों आपस में इक्वल रहा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इक्वल रहा, और वहाँ पे हमारा रेडियस था तो कॉन्सेप्ट रेडियस था, इसलिए हमारा तीनों रेडियस इक्वल होगा। अब तीनों आके यहाँ पे मिल गया दोनों क्वेश्चन, सॉल्व करने का प्रोसीजर पता है। अच्छा, इसको कट कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कैंसिल, और जो एक्स बाई के टर्म को इधर अगर हम लिख देते हैं तो 6x प्लस 2 रूट 3 बाई इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट टर्म बचा तो 9 प्लस 3 12, ये हो गया आपका 12 हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा 2 से डिवाइड कर देते दोनों तरफ, तो 3x प्लस रूट 3 बाई इक्वल टू 6। एक यहाँ से ये भी इक्वेशन आ गया कि 2 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, 3x प्लस रूट 3 बाई इक्वल टू 6। तो एक काम करें, आइदर हम x का वैल्यू पुट कर दे, आइदर हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं। आइदर हम x का वैल्यू पुट कर दे, आइदर हम y का वैल्यू पुट कर दीजिए जगह, और नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करने में ज़्यादा सिंपल लग रहा है बच्चों, वैल्यू पुट करने ज़्यादा सिंपल लग रहा है। देखिए ध्यान से, अगर हम चाहें तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस रूट 3 बाई डिवाइड बाई 3। इसको पहले हटाओ, हाँ इसको देखो, अब इसको देखिए, आप इसको हटाइए। अगर यहाँ से, चलो इसको हम यहाँ से ऐसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहीं के बाद सॉल्व कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। 6x को इधर लाए हम एक सेकंड के लिए, 9 प्लस 3 12 हो गया यहाँ पे, है ना, तो ये 12 हो गया, और हमारे पास हो गया 2 रूट 3 बाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो गया 3x 6 माइनस रूट 3 बाई, यानी x का वैल्यू आ गया 6 माइनस रूट 3 बाई डिवाइड बाई 3। ये हो रहा x का वैल्यू, ये रहा इक्वेशन 1। तो हम लिखेंगे, ये रहा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 भी यूज कर लेते हैं, देखते क्या पर जरूरत पड़ता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू हमारे पास इतना आया है, इसका वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करना है। तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, x का वैल्यू है 6 माइनस रूट 3 बाई डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। अब यहाँ से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगा बच्चों, देखो बहुत सिंपली क्वाड्रेटिक जनरेट होगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास, इसको आप ऐसे रहने देते हैं, अरे कर दो ना, इसको सॉल्व करो। 36 3 बाई स्क्वायर माइनस 12 रूट 3 बाई डिवाइड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, है ना, 9 को उधर भेजते हैं, 36 प्लस 3 बाई स्क्वायर माइनस 12 रूट 3 बाई 9 बाई स्क्वायर, और 9 चला गया इधर, 108 हो गया। अच्छा, अब बाई स्क्वायर को एक साथ कंसीडर करते हैं, तो 9 3 12 बाई स्क्वायर, है ना, माइनस 12 रूट 3 बाई, और 36 है यहाँ पे, ये है प्लस 36 माइनस 108, तो इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो ना, 108 में 36 कितना बचेगा, 272, तो माइनस 72 इसका 0। कोई दिक्कत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करे से। देख लो बच्चों, 12 सब में कॉमन है, तो 12 सब में अगर कॉमन है तो हमारे पास बचेगा क्या, 12 निकल गया, बाई स्क्वायर माइनस रूट 3 बाई 12 6 72, ठीक है। अब 6 को ब्रेक डाउन करो बच्चों, 6 को ब्रेक डाउन इस तरह से करो कि आपका मल्टीप्लाई करने पे आ जाए कितना, मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 6, और प्लस माइनस करने पे आ जाए बच्चों 2 रूट 3, प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए बच्चों 2 रूट 3। तो इसको आप कर सकते हैं, ये तो इधर चला गया, बाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए प्लस रूट 3 बाई, यहाँ पे लिख लो 2 रूट 3 बाई, हाँ माइनस 2 रूट 3 बाई प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 3 बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ जाएगा। हाँ, तब तो सही जा रहे हैं हम लोग। तो जो बाई का वैल्यू होगा, बाई माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 कॉमन बाहर निकलेगा, तो बाई माइनस 2 रूट 3 यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि 6 में भी आपके पास क्या है 2 रूट 3 है ना। अगर 6 से रूट 3 निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा 2 रूट 3 बचेगा। देखो जब भी कॉमन लेते हैं, हम लोग को बिलीव नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, रूट 3 इंटू बाई रूट 3 बाई रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो रूट 3 3 हो गया, 3 गुने 6 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ जो कॉमन निकला वो निकला बाई प्लस रूट 3, और यहाँ से निकला बाई माइनस 2 रूट 3।
इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो आंसर, यहाँ से बाई का वैल्यू -√3 और यहाँ से बाई का वैल्यू 2√3। अच्छा, आपके पास तो अब दो का आंसर आ गया जी, बाई का वैल्यू आपके पास -√3 भी आ गया, बाई का वैल्यू आपके पास 2√3 भी आ गया। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन पता करते हैं, आंसर पता करते हैं। अगर बाई का वैल्यू लेते हैं -2√3, तो x हमारे पास क्या है, x है 6 -√3 बाई डिवाइड बाई 3, बाई का वैल्यू पुट कर √3 बाई -3, ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो √3 3 हो जाएगा, 3 3 माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 + 3 यानी 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम बाई का वैल्यू लेते हैं 2√3, तो आपके पास हो जाएगा x का वैल्यू 6 -√3 बाई डिवाइड बाई 3, है ना। तो x -√3 इंटू 2√3 डिवाइड बाई 3, है ना। तो √3 3 इंटू 2 6, और ये तो आपके पास 6 हो गया। यहाँ तो क्या आ गया 6 - 6, अरे ये तो 0 आ गया है, यहाँ तो क्या आ गया बच्चों 0। देखो कैसे 0 आया, हम बाई का वैल्यू पुट किया 2√3, बाई का वैल्यू क्या पुट किया बच्चों 2√3 पुट किए, तो 2√3 इंटू √3 6 हो गया, तो 6 - 6 डिवाइड बाई 0 यानी 0/3 इक्वल टू क्या आ गया 0। यानी आपके पास दो आंसर आ गया। यदि x का वैल्यू 3 है तो बाई का वैल्यू -3, x का वैल्यू 3 है तो बाई का वैल्यू -√3। और एक और आंसर होगा, यदि x का वैल्यू 0 है तो ये 2√3, x का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 2√3। इस हिसाब से ये आपका दो इक्विलेटरल ट्रायंगल फाउंड बनेगा, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलेशन लंबा गया है, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों कैलकुलेशन लंबा गया है, और वो भी कैलकुलेशन इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ चुके हो, है ना। तो अगर हम यहाँ पे भी छोड़ देते हैं कि बच्चों अब इस प्रोसीजर से आप बना लीजिए, तो आप यहाँ से आराम से बना सकते थे। आप सबसे पहले दो साइड को इक्वल करते, एक इक्वेशन आता, फिर दो साइड को इक्वल करते, दूसरा इक्वेशन आता, पहले के दूसरे में पुट करके सॉल्व करते पूरी तरह से, है ना। जैसे सॉल्व करते कुछ ना कुछ वैल्यू आता, चूंकि ये स्क्वायर में है इसका मतलब दो वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, तो दो वैल्यू आएगा, तो बाई का वैल्यू आ गया। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है आपका, क्या बच्चों सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। जैसे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, आसान से बना लेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट में वर्क होता है। अब जैसे ही बाई का वैल्यू निकला तो बाई का वैल्यू √3 आया तो x का वैल्यू निकाले, फिर बाई का वैल्यू 2√3 आया तो फिर से x का वैल्यू निकाले, और हमारे पास ये दोनों फाइनल आंसर हो गया। ये दोनों हमारे पास क्या हो गया बच्चों फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए आज के इतना काफी है, हम लोग कल पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन लिंक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है जल्दी से उसको बना करके सेंड